गुड इवनिंग। मैं राजराजेश इंस्टीट्यूट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक सेट देंगे रीजनिंग का, जो 25 क्वेश्चन का है, जो सीक्वेंस आपका चल रहा है उसी में आज सेट नंबर 7 पर आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वह एक सीरीज का है, लेटर सीरीज का। जब भी कोई क्वेश्चन आपको लेटर सीरीज का मिलता है, कैपिटल लेटर सीरीज हो, तो आप यह ध्यान रखिएगा कि लेटर्स आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नहीं अगर हैं तो वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है वो लिख लेना चाहिए। जैसे हर एक समूह के हम पहले अक्षर की बात करें, पी लिखा हुआ है, पी के लिए होता है 16। हम पी की बात करेंगे, पी के लिए होगा 16। इसका पहला अक्षर है क्यू, यह है आर, यह है एस, तो यह है टी। अगर अक्षर लगातार में है तो नंबर लिखने का नहीं जरूरत। हाँ, अंतर अगर काफी नजर आएगा तो आप नंबर लिखते हुए से बढ़ जाइएगा। तो सेकंड वाला जैसे देखिए, फर्स्ट तो हमने देख लिया, सेकंड की बात करेंगे। एन, ये एच है, ये आपका सी है, ये वाई है। तो देखिए एन का वैल्यू होता है 14, ये होता है 8, ये होता है आपका 3 और ये वैल्यू होता है 25। तो आप अगर यहां से देखिए तो 14 में आपका 6 घट गया तो 8 हो गया, यहां 5 घट गया। अब 30 जो सी का वैल्यू 3 है, इसे आप 29 भी कह सकते हैं। 26 अक्षर होता है अल्फाबेट में, 27वां आपका होता है ए, बी बाई 28 होता है, सी 29 होता है। तो 29 से जब 25 चलेंगे तो ये 4 घटेगा। तो देखिए 6 कम है, 5 कम है, 4 कम है, तो इस बार 3 कम होगा। 25 में 3 घटेगा, ये 22 हो जाएगा। यानी टी के बाद वी आना चाहिए। आपके पास 2 विकल्प है जिसमें टी के बाद वी है। अगर एक ही विकल्प होता है तो तीसरे को चेक करने का नहीं जरूरत। देखिए हम तीसरा चेक करते हैं, यहाँ पर जो तीसरा अक्षर है उसकी बात करेंगे। तीसरा में देखिए यहाँ पर आपका 17 है, ये क्यू, ये 1 बढ़ गया 18, ये 2 बढ़ गया 20, ये 3 बढ़ गया 23, तो 4 बढ़ेगा, ये 27 हो जाएगा। और 27वां अक्षर जो आपका होता है वह ए रहता है। तो आंसर आपका हो गया, देख लीजिए, आपका 17 से 18 1 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, तो अगला वाला 4 बढ़ेगा, 27 नंबर का होगा ए। टी, वी और ए, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर 4 समूह दिया गया, कहा गया 3 किसी न किसी तरह समान है। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड रहेगा, अर्थपूर्ण शब्द रहेगा, तो अर्थपूर्ण शब्द में अर्थ के आधार पर उत्तर दीजिएगा। अगर अर्थपूर्ण शब्द नहीं है तो अक्षरों को जंबल करके, मिला करके अगर हम कोई अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं तो आप वो प्रयास करेंगे। जब वह भी नहीं रहेगा तब हम अल्फाबेटिकल ऑड मैन आउट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर चलेंगे। यहां पर LCPINE, पाइन, अच्छा, इसको अगर हम इधर उधर चेंज करते हैं, स्थान बदलते हैं, तो देखिए ये पेंसिल लिखा जाता है। इसकी बात करेंगे तो ये आपका इरेजर लिखा जाएगा। ये आपका लैपटॉप है और ये जो आपका जा रहा था, ये यहां पर से देखिए आपका ये शार्पनर है। जो आप कहते हैं ना शार्पनर, यानी पेंसिल छीलने वाला जो रहता है वो आपका हो गया। इरेजर रबर हो गया मिटाने वाला। तो देखिए पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये तीनों हम लोग यूज करते हैं लिखने में, और ये तो आपका एक तरह से यूज किया जाता है। लैपटॉप जो है वह आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ए के की बहन है, जी पी की मां है, के आर का पिता है, पी एम की पुत्री है, आर जी की बहन है, एम के का या की कौन है बतलाओ। यहां एम का रिलेशन पूछा गया, तो देखिए एम से रिलेटेड अगर आप चलेंगे तो इसको यूज कीजिए। एम यहां पर है, पी एम की पुत्री है, पी फीमेल है, एम की पुत्री है, नीचे आया। इसके बाद इससे रिलेटेड लेने का प्रयास कीजिएगा जिसमें एम या पी का नाम आता है। जी पी की मां है, ये जी है मां, तो ये हो गया मेल, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब के का नाम आपको लाना है, तो के लिए कैसे यूज करेंगे, देखिए आर जी की बहन है, ये जी की बहन का नाम आर है, तो आर जी की बहन है तो ये फीमेल है। और यहां पर हो गया के आर का पिता है, तो बोले के अगर आर का पिता है मेल तो जी का भी पिता होगा। तो इस केस में आपका एम और के का रिलेशन तो तैयार हो गया। एम कौन लगता है, के का, तो के की पुत्री है और पुत्री का पति है, तो ये दामाद हो जाएगा आपका।
तो यहाँ पर एम कौन लगता है ये पूछा जा रहा था, तो एम दामाद है, सन इन लॉ। बाकी इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए आप सीधे यहाँ से चलिए, जिसका रिलेशन पूछा जाए उसके नाम से शुरू कीजिए और उससे रिलेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहा गया श्रृंखला पूरी कीजिए। 12, 15, 21, 30, 33, 39, 48। देख रहे हैं कि संख्या अगर धीरे धीरे बढ़े ना तो जोड़ घटाव है, और अगर अचानक बढ़ जाए तो जरूर गुना भाग की बात करते हैं। तो 12 में देखिए 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे आपका तो 30 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दिया, फिर आपका यहाँ 6 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिए, तो 3 6 9, 3 6 9, तो यहाँ फिर हम 3 ऐड करेंगे और 48 में 3 जोड़ करके ये 51 हो जाएगा। ये आपका रहेगा आपका आंसर 51, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा गया कि इनमें भिन्न कौन है। देखिए यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है कोई मीनिंगफुल नहीं है, जंबल करके भी यहाँ पर मीन, जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में जंबल करके मीनिंगफुल बनाए, यहाँ जंबल करके भी आपका मीनिंगफुल लेटर नहीं बनता है। अब आपके पास क्या हो गया, तब आप चलिएगा अल्फाबेट के बेसिस पर, वर्णमाला के आधार पर। देखिए ये BCDE लगातार अक्षर हैं, लगातार अक्षर हैं BCDE, GHIJ लगातार है, NOPQ लगातार है, VWXY लगातार है। अगर कहीं पर गैप रहता तो वो आंसर जाता, ऐसा है नहीं, सब लगातार है। तब यह देखते हैं कि देखिए इसमें 3 आपका कॉन्सोनेंट है और 1 वॉवेल है, इसमें भी 1 वॉवेल है, इसमें भी आप आते हैं 1 वॉवेल है, इसमें चारों के चारों कॉन्सोनेंट है। तो इस केस में चारों आपका व्यंजन है, जबकि सब में 3 ही व्यंजन है और 1 स्वर है आपका। अरेंज दीज वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम तैयार करें। तो यहाँ पर इस तरह से जब कहा गया कि सार्थक क्रम तैयार करना है अक्षरों का, तो यहाँ पर जब अक्षर आपको दिया जाए ना तो उसमें एक होता है उसको उसके अर्थ के बेसिस पर, उनके सीक्वेंस के बेसिस पर, यानी कौन इवेंट पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ये अगर उस आधार पर आपका बन जाएगा तो उसके लिए कैसे पहचानेंगे, ये सारा शब्द रिलेटेड होना चाहिए एक ही टॉपिक से। लेकिन यहाँ देखिए डेटाबेस, डार्क एंड, डेयरी प्रोडक्ट्स, डायरी, डाई हार्ड एंड डायबिटिक, यहाँ पर कोई वैसा चीज़ है नहीं। तब हम लोग का तब ध्यान जाता है डिक्शनरी अरेंजमेंट, तब हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा तो नहीं शब्दकोश के आधार पर इनको सजाया गया है। शब्दकोश में पहला अक्षर देखता जाता है, सब में डी है, इसके बाद देखेंगे तो ए है, फिर आई है। ए वाले में पहले ये वाला आएगा, अगर देखा जाए तो पहले ये आएगा, यानी DAI, आई के बाद बारी होगी R, अर्थात 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 2 नंबर, तब इसकी बारी होगी 1 नंबर, 3 2 1। अब इनमें से अगर देखेंगे तो सेकंड प्लेस पर आई है, इसके बाद ए और ए आया, ए के बाद यहाँ बी है तो 6 नंबर हो जाएगा, इसमें आपका बी है, और इस केस में चलेंगे तो यहाँ पर आर है, तो आर जो होता है बाद में आता है, अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, तो यानी 6 के बाद 4 की बारी होगी और तब 5 हो जाएगा। तो 3 2 1 6 4 5 ये आपका उत्तर होगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो पहले आप उसको देखिएगा कि वो रिलेटेड टॉपिक, अगर सारा रिलेटेड टर्म्स जितने भी शब्द होंगे रिलेटेड, संबंधित रहेगा एक दूसरे से, तब उनके सीक्वेंस वगैरह पर ध्यान देते हैं। वैसा नहीं होगा तब हम डिक्शनरी अरेंजमेंट पर आ जाते हैं। डिक्शनरी अरेंजमेंट क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का बढ़ता क्रम होता है वो डिक्शनरी अरेंजमेंट। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको चित्र में कुछ संख्या दी गई है, कहा गया है कि प्रश्न चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या होगी बतला देना। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको इस तरह के फिगर्स में दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि आपस में ही नंबर्स को किसी न किसी तरह से मुझे रिलेट करके चलना होगा। जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब, इन बातों पर ध्यान देते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग और घन, जैसे आप देखिए दाएं और बाएं वाले को अगर हम गुना करते हैं तो 8 गुना 4 32 होगा, और ऊपर और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ भी 32 है, यानी दाएं बाएं वाले का गुणनफल ऊपर नीचे वाले के योग के बराबर होता है। जैसे ये 3 और 5 ये गुना किया तो 15 आया, और ये 6 और 9 जोड़ दिए तो 15 हो गया। तो ये 2 और 4 को अगर आप गुना करते हैं तो 8 होगा, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 8 आना चाहिए, इस जगह पर 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। तो आप यह देखिए बायां दायां को गुना करके और ऊपर नीचे को जोड़ करके बराबर आना चाहिए।
इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको 2-3 चित्र दिया जाएगा तो हर एक चित्र में नियम एक ही जैसा होना चाहिए। सेम रूल एप्लीकेशन इन ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ए क्वेश्चन। एक प्रश्न के सभी उदाहरण में आप एक ही नियम इसमें अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है a + b का अर्थ होता है a b का पिता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मीनिंग है, ये जो चिन्ह है प्लस है इसका मतलब होता है पिता। और कौन व्यक्ति है, तो चिन्ह के पहले वाला व्यक्ति बाद वाले का पिता है। इस केस में अगर आते हैं तो ए बी की माँ है, ये जो है वो माँ है। इसकी बात करते हैं तो ये वाला जो व्यक्ति है ये पुत्र है। क्वेश्चन है कि किस विकल्प में Z टी का मामा होना चाहिए। मामा होना चाहिए तो इसमें करना क्या चाहिए, आप ऑप्शन सीधे उठाइए और उसको चेक करते चलिए। देखिए इस एग्जाम्पल में आरंभ वाले का रिलेशन दिया हुआ है। प्लस का अर्थ होता है पिता, यह है पिता। @ का अर्थ होता है यहाँ माँ, और इसका चिन्ह का अर्थ होता है यहाँ पर पुत्र। तो टी के पिता, पिता की माँ दादी, दादी का पुत्र चाचा, ये गलत हो गया। इसकी बात करेंगे तो इसका देखिए अर्थ होता है माँ, ये माँ है, ये माँ के पिता हो गए, ये नाना हो गए, और नाना का पुत्र जो है ये मामा हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत। आप सीरियली चेक कीजिए ऊपर से जो ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा आप आंसर दे दीजिएगा, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत। मान लो ये वाला भी आंसर करेक्ट होता, मान लीजिए, तो अगर दो आंसर करेक्ट होता है तो सीरियली जो पहले होता है, विकल्प के क्रम में जो पहले होता है वह उत्तर देना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको सीरियली चेक करके अपना आंसर देते हैं। ABCDEFG एक पंक्ति में बैठे हैं, 7 आदमी है, पंक्ति में बैठा है। A तथा B के बीच केवल 2 आदमी बैठा है। देखिए A और B के बीच में ना कहा गया कि केवल 2 आदमी बैठा है। C के दाहिने चौथे स्थान पर D है, जिसका पड़ोसी छोर पर बैठा है। ये इंफॉर्मेशन शुरू करने के लिए बढ़िया है। अगर कभी किसी इंफॉर्मेशन में किसी छोर से, दायां या बायां छोर से अगर किसी व्यक्ति का स्थान मिल जाए, आप सबसे पहले उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया C के दाहिने, ये C है, उसके दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। C के दाहिने चौथे स्थान पर D है, जिसका पड़ोसी छोर पर बैठा है। बोले इधर का पड़ोसी छोर पर नहीं बैठ सकता है, इधर तो आदमी बैठा हुआ है, ये वाला पड़ोसी छोर पर बैठा है। इसका मतलब इधर अब और कोई नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीट लगा दीजिए। अब आप बाकी इंफॉर्मेशन को ना अगर रिलेटेड कोई मिलता है तो लीजिए, नहीं रिलेटेड मिलता है तो रफ में यूज़ कीजिए। जैसे मैंने C और D को यूज़ लिखा है, C और D से संबंधित सूचना है नहीं, तो क्या कीजिएगा, रेस्ट इंफॉर्मेशन को थोड़ा रफ में लिखते हैं। A और B के बीच केवल 2 आदमी है। मान लो A बैठा, 2 आदमी के बाद B, उल्टा भी हो सकता है, ये A इधर बैठता और B इधर बैठता, ये भी संभव है। F के दाहिने दूसरे स्थान पर G है। देखिए F है, उसके दाहिने पहला, ये दूसरा। F के दाहिने दूसरे, F के पहले दाहिने, ये दूसरा दाहिने G है, परंतु F और G छोर पर नहीं है। तो देखिए F यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, F यहाँ बैठाएंगे तो G यहाँ चला जाएगा, F यहाँ बैठाएंगे तो G यहाँ नहीं जाएगा, F यहाँ बैठाएंगे तो G यहाँ चला जाएगा। ये कंफर्म हो गया, F और G यहाँ बैठेगा। अब A और B के बीच आपका कहा गया कि A और B के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो A को अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा तो B यहाँ बैठेगा, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। A को यहाँ बैठाएंगे तो B यहाँ बैठेगा, इस तरह से जा सकता था। तो इस केस में आपके पास जो बच गया वो बच जाएगा E को हम यहाँ लिखेंगे। तो एक कंडीशन आपका ये बनता है। फिर एक कंडीशन आपका ये बन रहा है कि आप यहाँ पर भी A और B को बैठा सकते थे, यहाँ A और B बैठता तो आपका यहाँ पर रहता, तो इस केस में आप E को यहाँ बैठाते। तो क्वेश्चन है E और F के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे। 2 कंडीशन बन रहा है। देखिए एक कंडीशन में E और F के बीच में 1 आदमी है, और अगर ये वाला कंडीशन लेंगे तो 1 2 3 आदमी है। तो E और F के बीच में 1 आदमी भी करेक्ट है, 3 आदमी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट आपका है। अगर इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर होता, ऑप्शन में रहता 1 या 3। अगर ये विकल्प नहीं है तो हम आंसर इसमें ये देते, हम तय नहीं कर सकते, जानकारी मेरे पास पूरी नहीं है, अधूरी है, तो ऐसे केस में आंसर जाता तय नहीं कर सकते। तो बोलिए हमने विकल्प में न तो 1 या 3 दिया, न ही मैंने तय नहीं कर सकते दिया। करेक्ट दोनों है, आपका 1 भी करेक्ट है, आपका 3 भी करेक्ट है। अब इस केस में आपको करना क्या है, देखिए ऑप्शन में 1 भी दिया हुआ है और ऑप्शन में 3 भी दिया हुआ है। जो पहले आएगा
यानी कि संख्या छोटी है। अगर 3 पहले लिखा होता हम 3 पहले उत्तर देते। इसमें सीरियली जो पहले रहेगा आप उत्तर वह दीजिएगा। देखिए मैं चाहता तो एक परफेक्ट आंसर इसमें बना करके आपको देता। क्वेश्चन में आपको यह भी बताना है कि अगर स्थिति ऐसी हो जाए तब आंसर क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पासा के 3 व्यू दिए गए हैं। देखिए ये 3 व्यू है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा बतलाओ। तो देखिए 2 व्यू जो बिना प्रश्न चिन्ह वाला है, इसमें एक सरफेस कॉमन होता है, ये सरफेस होता है 2। ये सरफेस आपका कॉमन है। क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, आप सबसे पहले इसको बना लीजिए। ये आपका घन आपका है, कैसे, ये चारों दीवार है, ये ऊपर में उसका छत है, या नीचे फर्श है। घन में आपका क्या होता है, चारों तरफ दीवार होता है, ऊपर छत और नीचे फर्श। कमरा में जैसे होता है ना, उसी तरह की बात करते हैं। कॉमन सरफेस 2 है, आप हमेशा यहाँ लिखिएगा जो भी कॉमन सरफेस होगा। घड़ी के सुई के अनुसार चलिए 243, हम इस तरफ बढ़ेंगे, ये 243 जाएगा आपका, यहाँ 4 यहाँ 3, और ये 265 हो जाएगा, यहाँ 2 6 और 5, यहाँ रहेगा 1। अब आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछा गया उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन मार्क को सोचने के दौरान हमेशा अंत में रखिएगा। 1 6 और 3 ऐसे देखिए, 1 6 और क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ रहेगा 1 6 और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए घड़ी के डायल पर 2 के स्थान पर ए, 3 के स्थान पर बी, 4 के स्थान पर डी, 5 के स्थान पर जी लिखा है और यही क्रम जारी है, तो 10:42 के लिए कौन सा अक्षर आपका बनेगा, ये आपसे पूछ रहे थे। आप क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, आप सबसे पहले घड़ी का डायल बनाइए। मैंने आपसे पूछा कि 10:42, आप 10:42 का समय निकाल लीजिए। 42 मतलब यहाँ 40 के बाद, और ये रहा यहाँ। तो देखिए इस समय को 10:42 को बतलाने के लिए मैं इन सभी का यूज करूंगा। अब यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा वो आप यूज करेंगे। दिया हुआ है, आप 2 के नंबर पर ए लिखेंगे, 3 के जगह बी लिखेंगे। देखिए 4 के स्थान पर आप डी लिख दीजिएगा, 5 के स्थान पर आप जी लिख दीजिएगा, और यही क्रम जारी रहता है। तो अगर आप अल्फ़ाबेट का नंबर लेते हैं 1 बढ़ गया 2, 2 बढ़ गया 4, 3 बढ़ गया 7, 4 बढ़ेगा 11, 5 बढ़ेगा 16, 6 बढ़ेगा 22, 22 में 7 बढ़ेगा 29, 29 को आप 3 भी बोल सकते हैं। 7 के बाद 8 बढ़ेगा तो 11, 11 के बाद आपका 9 बढ़ेगा तो 20, फिर 10 बढ़ेगा तो ये रहेगा 30, फिर 11 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 41। अगर आप इसकी बात करते हैं कौन कौन सा अक्षर आएगा, तो देखिए अक्षर कौन कौन रहेगा वो देख लीजिए। 11 का मतलब यहाँ के होगा, 16 का मतलब पी रहेगा, 22 का अर्थ हो गया वी, ये सी होगा, ये के होगा, ये टी होगा। यहाँ फिर चलेंगे तो आगे डी हो जाएगा, और ये फिर आपका 26 और 15 41, तो यहाँ ओ आ जाएगा। मुझे मतलब था सिर्फ इनसे यानी के और टी का यूज होगा, और इनसे तो सी और वी का यूज होगा। तो वी आप यूज करेंगे, के भी आप यूज करेंगे, देखिए के भी है वी भी है। आप सी भी यूज कर रहे थे, सी भी दिया हुआ है, पी का यूज नहीं है, पी तो इस तरफ आ गया, पी का यूज नहीं था, यह आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, कहा गया कि एक चित्र बना हुआ है, इसमें कितना पेंटागन है, कितना पंचभुज है बतला दो। इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर आप चलें तो एक ये बेस है, इस बेस से अगर हम चलते हैं, देखिए हम सिर्फ अभी बीच की बात इतना ही दूर करेंगे, इससे बात करेंगे तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, एक ये रहेगा। ये थोड़ा ऊपर बढ़ जाता तो ये 2 होता, ऐसे बढ़ जाता तो ये 3 होता, यानी इस बेस से 3, वैसे ही इस बेस से भी 3 और इस बेस से 3, तो ये 9 तो हो गया जब इन दोनों को आपने यूज किया। अगर आप इस बार इसको और इसको यूज करें तो उससे भी बनेगा। देखिए 1 2 ये 3 ये 4 और यहां से 5। तो अगर आप देखेंगे तो इससे और इससे ये दोनों वर्टिकल लाइन, बाकी लाइंस वैसे ही रहेगा, तो फिर आपका इन दोनों के हेल्प से आपका 9 फिर बन जाएगा। फिर एक बार
इसको और इसे लेकर चलिए, किनारे किनारे वाले को, इससे फिर आप देखिएगा इनसे फिर 9 तैयार हो जाएगा, और एक ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, इन दोनों से आपका फिर 9 तैयार हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो ऐसे आपका पेंटागन अभी के फिगर में है, तो अगर ये वाला लाइन हम बढ़ाते जाएं, ऐसे ऐसे यूज करें ये चीज, तो उस केस में आप इससे और इससे भी पेंटागन बना सकते थे, ऐसे इनसे और इनसे ही बना सकते थे पेंटागन, और बाहर वाले से ही बना सकते थे, अंदर वाला दोनों से ही बना सकते थे। तो ऐसा 4 बार 9 होगा, तो आंसर 9 गुना 4 36 हो जाएगा। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी बतला दो। इस तरह के भी क्वेश्चन में जो भी आपका अगल बगल का नंबर है और बीच में एक बड़ी संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा अगल बगल के नंबर का जोड़, घटाव, गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, इन्हीं सब से मतलब रखता होगा, तब जाकर के बीच का नंबर आएगा। देखते हैं आपका दोनों उदाहरण पर ये नियम एक जैसा लगना चाहिए। अभी हम किनारे किनारे वाले को गुना करते हैं, 2 गुना 4 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 इधर से लिखा हुआ है, यानी 64 के अंकों को पलट दिया गया है। 3 गुना 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 है। 5 गुना 3 15 होगा, इसका स्क्वायर आपका रहेगा 225, तो 225 ऐसे लिखाएगा, इस तरफ से 225, वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा रहना चाहिए। ये वाला है 225, ये 225 नहीं। तो किनारे किनारे नंबर को गुना कीजिए, उस नंबर का स्क्वायर कीजिए, और स्क्वायर जो आएगा उसके अंकों को रिवर्स ऑर्डर में पलट करके लिख दीजिए। एक कक्षा में पंकज से अधिक अंक लाने वाले 30% विद्यार्थी हैं। यानी अगर यहां पर मान लो पंकज है, इससे ज्यादा नंबर लाने वाला 30%, तो इसका यह नहीं मतलब होगा कि पंकज के नीचे वाले लाने वाले जो होंगे वो 70% होंगे। पंकज को इंक्लूड करके अगर आप चलेंगे ना, तो ये होगा 70%। 30 और 70 मिलाकर 100% है, तो ये 30%, तो नीचे वाला वैल्यू जो होगा वो 70%। फिर आपसे कहा गया कि 20 विद्यार्थी को पंकज से कम अंक मिला, तो देखिए 20 आदमी यहाँ पर है, 20 विद्यार्थी, तो ये 20 और 21 मिलकर 70%। अगर आपका 70% बराबर 21 विद्यार्थी होगा, तो 100% बराबर 100% गुना 21 विद्यार्थी बटा 70%। परसेंट काटो, 0 0 काटो, 7 से 3 बार जाएगा, 10 गुना 3 बराबर 30 विद्यार्थी। यह आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। किसी सांकेतिक भाषा में वैलेंटाइन को 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपको कभी किसी शब्द का कोड आपको लगातार इस तरह के अंक नजर आते हों, तो आप इसके ऊपर ऊपर सीधा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, वापस 5 और फिर 4। तो आप एक चीज यहां ध्यान दीजिए, ये 5 और 5 दोनों जगह एन लिखा है, ये 4 और 4 दोनों जगह ई लिखा हुआ है। एक और आपके पास एग्जाम्पल नजर आया, वेस्टर्न। वेस्टर्न आपका नजर आता है, कोड है 8 4 9 6 4 0 और 5। देखिए ना, एन के लिए 5 था, यहां भी 5 है, ई के लिए 4 था, यहां भी 4 है। देखिए टी के लिए आप 6 यूज किए थे, यहां भी 6 आपका यूज किया गया है। ई के लिए देखिए आपका 4 यूज किया हुआ था, आपका यहां भी 4 है। फिर मैंने आपसे पूछा कि आप सरस्वती का कोड बतला देना, क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछ दिया। अब देखिए कैसे बना लेंगे इसको। एस के लिए 9, तो जहां जहां एस होगा आप वहां वहां 9 लिख दीजिएगा। ए के लिए देखिए, ए आपका वैलेंटाइन में है, ए के लिए 2, यहां भी 2, यहां भी 2। आर आपका आ गया, आर के लिए 0 आ गया। डब्ल्यू आपका वेस्टर्न में 8 हो गया। टी आपका टी के लिए 6 हो गया, आई के लिए 7 हो गया। तो आंसर रहा 9 2 0 2 9 8। देखिए 9 2 0 2 9 8 और 2 6 7, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जब कभी भी ना इस तरह के क्वेश्चन में अंक लगातार जैसा दिखता है और वही अंक रिपीट होता हुआ दिखता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग का आपका एग्जाम्पल रहेगा। कौन सा क्षेत्र शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है? यानी शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए। शिक्षित का मतलब होता है
सर्कल चाहिए मुझे, और ग्रामीण का मतलब होता है ट्रायंगल चाहिए। तो मुझे सर्कल और ट्रायंगल का मिला हुआ पोर्शन चाहिए। देखिए ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। जब स्क्वायर के विषय में कुछ कहा ही नहीं, तो सर्कल ट्रायंगल का ओवरलैपिंग सेक्शन ये आपका है, यानी ए क्षेत्र और सी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र आपका शिक्षित और ग्रामीण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, ए और सी मिला हुआ। सी क्या है? शिक्षित ग्रामीण लेकिन बेरोजगार नहीं। ए क्या है? शिक्षित ग्रामीण साथ में बेरोजगार भी है। आपके प्रश्न में यह नहीं लिखा हुआ है कि बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कौन सा क्षेत्र शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है? आंसर ए तथा सी। इनमें भिन्न कौन है बतलाओ? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है। देखिए आप खेलते हैं फुटबॉल पैर से, वॉलीबॉल इस तरह से हाथ से खेलते हैं, हैंडबॉल ना हार्ड कोर्ट रहता है, दीवार रहता है और हाथ से मारना पड़ता है बॉल को, ये भी हैंडबॉल। बास्केटबॉल भी है, बॉल लेकर गए और बास्केट में डालते हैं। तो तीनों खेल में हाथ का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हाथ है, इसमें भी हाथ है, इसमें भी हाथ है। इन तीनों में हाथ का प्रयोग करते हैं, इसमें पैर का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन नंबर ए। गोलकीपर केवल हाथ यूज करता है, लेकिन बाकी जो है नाम ही है फुटबॉल, यानी बॉल को आप पैर से हिट करते हुए चलना होगा। वर्ष 2024 के कैलेंडर में किन लगातार महीनों के दिनों का योग सर्वाधिक है? देखिए 2024 जो आपका है ना, वह लीप ईयर है। जनवरी, फरवरी, जनवरी में 31, फरवरी 29, मार्च भी 31। इनका जोड़ अगर लेंगे 60 है, और इनका जोड़ भी लीजिए, ये भी 60 है। तो जनवरी फरवरी का जोड़ 60 है, फरवरी मार्च का जोड़ भी 60 है। लेकिन जुलाई जो रहेगा और अगस्त जो रहेगा आपका, तो जुलाई का 31 और अगस्त का 31, ये आपका 62 रहेगा। नवंबर होता है 30 का, दिसंबर होता है 31 का, इसको जोड़ेंगे तो 61 होगा। सर्वाधिक आपका 62 दिन का ये था, जुलाई और अगस्त। ये लीप रहे नॉन लीप रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जुलाई अगस्त जो है लगातार 2 महीना आपका 31-31 का है। 5 तत्वों ABCDE के बीच इस संबंध का संबंध ऐसे दिया हुआ है। इन तत्वों का अवरोही क्रम क्या है, घटता क्रम क्या है, बतलाओ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? देखिए हर एक इंफॉर्मेशन इक्वल टू को यूज करता है। तो क्या कीजिए, सबका नाम पहले लिख दीजिए, ABCDE। आप क्या कीजिएगा, इनमें से ऐसे इंफॉर्मेशन को ढूंढिएगा जिसके एलिमेंट्स आपको दोनों जगह नजर आते हो। जैसे C और D, देखिए C मुझे इसमें भी दिखता है, D मुझे आपका जो है, देखिए C इधर वाले में दिखता है, D इसमें दिख रहा है। हम इसको भी ले सकते हैं C और B, C यहाँ दिख रहा था और B यहाँ दिख रहा था। आप किसी को यूज कर लीजिए। मान लीजिए मैं इससे आरंभ करता हूँ। क्या कीजिएगा, आप C का वैल्यू 4 डाल दीजिएगा। देखिए क्यों देते हैं ऐसा, 3 गुना 4 12 बराबर 4 गुना 3 12। तो C का वैल्यू हम 4 देंगे, तो D का वैल्यू 3 दे देंगे। अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए। D का वैल्यू आपने 3 लिया, यहाँ 3 होगा तो 5 दिया 15, E का वैल्यू 15/4 हो जाएगा। E का वैल्यू 15/4। C का वैल्यू आपने 4 लिया तो 4 पच्चे 20, 20/7। देखिए 5 गुना 4 20, 20/7। B का वैल्यू हो जाएगा आपका 20/7। देखिए मैं जब यहाँ 4 लिखूंगा ना, तो 5 गुना 4 बराबर 7B, तो B बराबर आपका 5 गुना 4 20, 20/7। ये 20/7 लिख दीजिए। अब यहाँ जरा देखिए, 2A बराबर 3, B का वैल्यू आपने लिखा 20/7, तो A का वैल्यू होगा 3 गुना 20 बटा ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 7, ये 10 बार जाएगा, ये वैल्यू हो गया 30/7। तो A का वैल्यू 30/7। ये जो 30/7 आपका वैल्यू आया, 7 चक 28, 20 आया, ये लगभग 4.3। ये आपका 7 तिया 21, 3 के लगभग रहेगा, 3 से कम ही रहेगा। 7 दूना 14, 6 बचा 60, 7 8 56। ये वैल्यू तो 4 कन्फर्म है, ये 3 है। 15/4 जो होगा ना, ये देखिए 4 तिया 12, 30 बचा 3.75। अब इनको घटते क्रम में सजाइए। तो बोले घटते क्रम में जब आप सजाएंगे तो सबसे बड़ा होगा ये A, सब में A बड़ा है। इसके बाद बारी होगी C की, यानी ये ऑप्शन गया, देखिए C आ गया। फिर इसके बाद वाले स्थान पर आ जाएगा आपका ये E आ जाएगा, तो E आ जाएगा, तो ये भी गया आपका।
और ई के बाद डी की बारी होगी, 3 था इसका वैल्यू, और लास्ट में सबसे छोटा आपका था 2.8। आप किसी भी इंफॉर्मेशन से, मान लीजिए मैं इससे भी अगर आरंभ करता ना, तो सीक्वेंस वही बनेगा, भले ही आपका ये वैल्यू बदल जाएगा। ये वैल्यू तो इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको फिक्स्ड किया था, मैंने इस इंफॉर्मेशन को ना आधार बनाकर चले थे, इसे बेस बनाए। सी का वैल्यू 4 दिए, डी का वैल्यू 3 दिए, सी का 4 डी का 3, और उसके बाद वो वैल्यू पुट करके आप पूरा इक्वेशन बना सकते हैं इस तरह से। इनमें भिन्न कौन है बतलाओ। देखिए, जब कभी भी अल्फाबेट के लेटर्स बॉक्स के अंदर डाले जाएं तो ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ का मेंबर है, सेकंड हाफ का मेंबर है, ये देखने का नहीं जरूरत है। के यू के एल ओ एल एम आई एम एफ ए एफ, ये आपका दिया हुआ है। इसमें अगर आप इसका मिरर इमेज लीजिए, तो मिरर इमेज में क्या होता है ना, जो नज़दीक वाला चीज़ होता है नज़दीक होता है, इधर वाला पोर्शन जो है जस्ट पूरा का पूरा ऐसे उल्टा हो जाता है। मिरर इमेज में ना पूरा का पूरा रिवर्स इस ढंग से होगा। तो अगर ये लीजिएगा तो के आपका ये जाएगा, यू रहेगा, के रहेगा, यानी आपका ओरिजिनल चीज़ चेंज हो गया। एल ओ एल मेरे एल ऐसे, ओ ऐसे, एल ऐसे, लेकिन एम अगर पलटेगा भी तो एम ही रहेगा। इस केस में एफ ऐसे बदल जाएगा, ये रहेगा। बोलिए, इसमें सब में आपका ओरिजिनल से अंतर आ गया, इसमें ओरिजिनल के जैसा ही रहा, ये आपका भिन्न हो गया अन्य से। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपका रहे आप यहां से लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आपका NESW रहेगा, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप बनाते हैं तब एक व्यक्ति अपने घर से, ये घर है उसका, इधर रहा पश्चिम दिशा, वो 12 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा, इधर दाहिने मुड़ा, 10 किलोमीटर चला और अपने कार्यालय पहुंच गया। आ गया कार्यालय। कार्यालय से पूरब दिशा, अब देखिए कार्यालय से पूरब दिशा, ये ध्यान रखिएगा ये घर से पूरब दिशा था, कार्यालय के पास फिर NESW अपना बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हर एक पॉइंट से अपना डायरेक्शन डिसाइड होता है। कार्यालय से पूरब दिशा चलेगा इधर 8 किलोमीटर, देखिए 12 है, 8 चलने का मतलब वो बीच में ही रुक जाएगा यहीं पर। यहाँ पर पहुँचता लाइन पर तो 12 होता, 8 का मतलब यहीं रुक गया, और बाएं मुड़कर 6 चला, बाएं मतलब इस तरफ चला गया एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, और 6 चल करके ये पहुँच गया बाजार, ये पहुँचा बाजार। क्वेश्चन है बाजार से घर, तो यहाँ पर यह भी एक बात एकदम ध्यान रखिएगा, कहाँ से, बाजार से। घर से बाजार तो आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच होता, जब हम बाजार से घर कहेंगे तो यहाँ पर NESW फिर से बनाइएगा, और यहाँ खड़े होकर घर देखिएगा तो ये घर दिखाई देगा साउथ और ईस्ट के बीच यानी आंसर हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, ये ऑप्शन नंबर बी। घर जहां से कहा जाएगा ना, डायरेक्शन हमेशा वहीं से डिसाइड होता है। ABCDEFG में 4 व्यक्तियों की टोली निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बनाते हैं। टोटल आदमी 7 है और आपको 4 की टोली बनानी है। देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। A और B जब भी रहेगा एक साथ रहेगा, F और G जब भी रहेगा एक साथ रहेगा। अरे 4 तो बन गया, 2 और 2 4, नहीं, अभी और भी डेटा बाकी है, उसको भी आप यूज करेंगे। C तथा D साथ नहीं है, C अलग D अलग रहेगा। E और F साथ नहीं है, F तो पहले से बैठा है, E को अलग कर दिया है, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अब इस केस में ध्यान दीजिए, सबका नाम तो आ गया, ABCDEFG, 7 का नाम आ गया। अब मुझे इतना ही दूर देख करके सोचना है, 4 आदमी की टोली बनानी है। तो देखिए 4 आदमी की टोली में AB आएगा, साथ में FG आएगा, ये एक टोली तैयार है। AB के साथ और भी बन सकता है, FG को न बुलाए, E को बुला ले और C को बुला ले। C के जगह पर वह D को भी बुला सकता है। अब AB कहेगा मुझसे जितना बनना था बन गया, अब मुझे छोड़ दो, अब बनाओ, बाकी का टीम बनाओ, इनको छोड़ देते हैं। तो 2 आदमी, तीसरा ये होगा या तीसरा ये होगा, 4 आदमी का टीम नहीं बन पाएगा, कारण है ये दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। तो टोटल आपने कितने तरह से टोली तैयार कर लिया, आंसर हो गया 3 तरह से, ऑप्शन नंबर ए। एक पैटर्न में बैक का कोड CZDP है, फ्रंट का कोड GIPMU है,
ट्रेन का कोड क्या है बतला दो। तो देखिए बी के लिए आपने 1 जोड़ दिया तो सी आया, ए के लिए 1 घटा दिया तो जेड हो गया, सी के लिए 1 जोड़ दिया तो डी हो गया, और के के लिए तो नंबर बड़ा हो गया। ये तो जब +1 -1 से काम नहीं चल रहा था तो ये तो ठीक है, बी के लिए सी है, सी के लिए डी है, लेकिन ए और जेड नहीं काम कर रहा है। इनको अब ऐसे जरा सोच करके देखें, ए का वैल्यू 1 होता है, जेड का वैल्यू 26, के का वैल्यू 11 होता है, पी का वैल्यू 16। ये आपका दोनों का जोड़ 27 है, यानी ये विपरीत जोड़ा है। देखिए विपरीत जोड़ा क्या होता है, वर्णमाला में कुल 26 अक्षर है, वर्णमाला में आपके पास कुल 26 अक्षर है। इसको 2 भाग में अगर हम बांट करके चलें, ए से एम तक पहला भाग होता है और एन से जेड तक आपका दूसरा भाग होता है। तो जब वापस लौटिएगा उधर से तो हर एक अक्षर के नीचे एक अक्षर लिखाता जाएगा, ये विपरीत जोड़ा है। इनका अगर वर्णमाला में अक्षर का स्थान देखिएगा ना, जोड़ हमेशा 27 होगा, 13, 14, 27, ये 7 और 20 27, ये देखिए 3 और 24 27, इसका जोड़ हमेशा 27 होता है। तो यहाँ देखिए एफ के लिए जी आया +1, आर के लिए विपरीत जोड़ा हो गया, यहाँ 18 और 9, देखिए आर का है ना, आर का हो गया आपका आई। एन के लिए फिर +1, एक मिनट, इस केस में आप यहां देखिए ओ के लिए फिर +1, ये पी हो गया, एन के लिए विपरीत हो गया एम, और टी के लिए +1 यू, यानी ऑल्टरनेट चल रहा है। जो ऑड प्लेसेस के लेटर्स हैं +1 चल रहा है, इवन प्लेसेस पर जो लेटर्स हैं वो ऑपोजिट हो जा रहा है। तो ट्रेन में टी का यू होगा, ए का बी होगा और एन का आपका ओ होगा। ये चीज़ पहले डिसाइड कर लेंगे आप कि यू बी ओ से होना चाहिए, ये यू बी ओ यहाँ भी है, यू बी ओ इसमें भी है। इसका विपरीत होना चाहिए आई, और आई का विपरीत होना चाहिए आर, यू आई बी आर ओ। तो यू आई बी आर ओ ऑप्शन नंबर सी, यह आपका आंसर रहेगा। इसमें सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, 3 कथन आपको दिया गया और उसके बाद 2 निष्कर्ष है। कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष करेक्ट है आपको बतलाना है। इसमें सभी आलू गोभी है, आप डायग्राम बनाइए, ये सभी आलू ये गोभी है। कोई मटर बोला मैं गोभी नहीं बनूंगा, ये है मटर। ये कहा कि मैं इनके घर नहीं जाऊंगा, ठीक है। और कुछ नींबू बोला मैं मटर के घर रहूंगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा नींबू आया, मटर के घर बैठ गया। ऐसे देखिए, जो नींबू मटर के घर बैठेगा वो ना तो गोभी बनेगा ना आलू बनेगा। लेकिन ये वाला नींबू इधर आलू गोभी से दोस्ती कर भी सकता है, नहीं भी, संभावना है। इसलिए मैंने एक निष्कर्ष दिया, कुछ आलू नींबू है अगर लेंगे ना तो एक संभावना है, जा भी सकता है नहीं भी। इसलिए यहाँ पर अगर संभावना रहता, इसके एक बनने की संभावना है, तब हम उत्तर देते। संभावना है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। और लेकिन ये कन्फर्म है, इतना दूर का नींबू जो मटर के अंदर जाएगा वो न तो कभी गोभी बनेगा ना आलू बनेगा, ये कन्फर्म है, कुछ नींबू आलू नहीं है। आंसर आपका केवल निष्कर्ष 2, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपका एक सेट हो गया जो रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, बिहार एसएससी होगा या सीजीएल वगैरह हो, सीएचएसएल रहे, दारोगा मुख्य परीक्षा हो या अन्य और भी परीक्षाएं हों, उन सभी में आपको काम देगा। और जो सीक्वेंस आपका रीजनिंग के सेट का चल रहा है ऐसे ही आगे चलता रहेगा। धन्यवाद।